Assalamu alaikum, this is Muqaddas Zubair and I am a student counselor at Gumtree Consultant। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम कवर करेंगे कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप क्या होती है और स्टूडेंट इसको किस तरीके से अवेल कर सकते हैं। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ द गमट्री कंसल्टेंट मिस्टर साकिब रफीक चौधरी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? जी सर, मैं भी ठीक हूँ। सर ये जानना चाह रही थी, स्टूडेंट के बहुत सारे ऐसे कंसर्न्स होते हैं कि फुली फंडेड का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? उसमें क्या-क्या चीज़ें कवर होती है और किस तरीके से उस अपॉर्च्युनिटी को अवेल किया जाता है? ज़बरदस्त जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपने बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक चूज़ किया और फुली फंडेड जो स्टूडेंट्स हैं वो हमसे बेहतर समझते हैं, लेकिन फिर भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसा कि उसके नाम से ही पता चल रहा है कि उसकी फुली फंडिंग हुई होती है, यानी कि आपको कुछ नहीं देना, वो आप वहाँ पर एज ए स्कॉलरशिप जा रहे हैं। आपकी जो पेमेंट है, बल्कि बहुत से केसेस में ना सिर्फ आपकी फ़ीस बल्कि वहाँ पे आपके लिविंग एक्सपेंसेस भी एज ए स्टाइपेंड पे किए जा रहे होते हैं बाय द यूनिवर्सिटी और बाय द इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आप जा रहे हैं। फुली फंडेड के लिए हमारे पास यूके में ऑलमोस्ट ना होने के बराबर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। पीएचडी वगैरह में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ निकलती रहती हैं, कोई रिसर्च के जो कोर्सेज आते हैं या रिसर्च ख़ास एरियाज़ जिनके अंदर उनको बंदे नहीं मिल रहे। लेकिन मेनली जो हम देखते हैं वो यूरोप के अंदर जो ममालिक, बिल्कुल सर। इटली हो गया, जर्मनी हो गया, या साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के अंदर भी, फार ईस्ट में भी है। तो वहाँ पर फुली फंडेड की अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं, चूँकि वहाँ पर रिसर्च बेस्ड डिग्रीज़ में ख़ास तौर पर और जनरल डिग्रीज़ के अंदर भी अक्सर उनको लोगों की ज़रूरत होती है। और फुली फंडेड लोग ना सिर्फ इसलिए जाते हैं कि वहाँ पे लोगों के पैसे बचते हैं और फ़ी नहीं देनी होती, उसके साथ-साथ लोगों को ये भी पता होता है कि इसके थ्रू ऑटोमेटिकली कल को आपको जॉब का रूट भी मिल जाता है और फिर वहाँ पर आपको अक्सर केसेज़ में सेटलमेंट के जो मामलात हैं वो भी आसान होते हैं, क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज़ या जो इदारे आप पे उन्हीं एरियाज़ में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, उन्हीं डिग्रीज़ या उन्हीं स्कूल्स ऑफ थॉट्स के ऊपर आपको पढ़ाई करा रहे होते हैं, जिनके अंदर फिर ज़ाहिर-सी बात है आप कल को वहाँ पे उनको मामलात के लिए, जॉब्स के लिए और फील्ड के लिए लोगों की ज़रूरत होती है। सर स्टूडेंट का ये भी बहुत सारे कंसर्न होते हैं कि क्या इसमें कोई इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की भी ज़रूरत होती है या ये हमारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है? तो आप इस हवाले से भी उनको थोड़ा-सा गाइड कर दीजिए। देखिए, मुक़द्दस आप मुझसे बेहतर समझती हैं, सारा दिन आप केसेस को फ़र्स्ट हैंड हैंडल करती हैं। जो कोई भी चीज़ कहीं पे भी जहाँ पे फुली फंडेड होगी या जहाँ पे स्कॉलरशिप होगी या जहाँ पे सादे लफ्ज़ों में कोई चीज़ मुफ़्त बाँटी जा रही होगी, तो वहाँ पे फिर कॉम्पिटिशन बहुत होगा। आप पाकिस्तान के अंदर देख लें, जितनी जितनी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ पे दाखिला फ्री मिल सकता है, एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट वो लीनिएंट नहीं है। वहाँ पे कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, वहाँ पे मार्क्स का बहुत ज़्यादा अच्छा होना ज़रूरी है। थ्रू आउट आपका सीजीपीए अच्छा होना ज़रूरी है। आपका इंग्लिश या हाई बैंड होना ज़रूरी है। ज़ाहिर-सी बात है, मुझे बताएँ, अगर मेरे पास 10 स्टूडेंट्स आते हैं और उनमें आस्ट मुझे सिर्फ 5 चाहिए और उनमें 5 स्टूडेंट मुझे ऐसे मिल जाते हैं जो 7 प्लस बैंड्स वाले हैं, तो मैं तो ऊपर से क्रीम ही उठाऊँगा। तो इसलिए डेफ़िनेटली यहाँ पर जो कॉम्पिटिशन होता है वो ज़्यादा होता है। यहाँ पर आपने बेसिक रिक्वायरमेंट इंग्लिश की पूरी नहीं करनी होती। जब आप फ़ी पे करके यूके जा रहे हैं, तो आप हो सकता है बाद यूनिवर्सिटीज़ 6 बैंड्स पे भी आपको सर्टेन कोर्सेज़ में 6.5 बैंड्स पे भी आपको एक्सेप्ट कर लें, बाद इससे कम पे भी कर लें। बाद यूनिवर्सिटीज़ आप देखेंगी कहीं पे भी आप दाखिला करवा रहे हैं, इसके अलावा भी यूके के अलावा, तो हो सकता है वो आपका मीडियम ऑफ एजुकेशन अगर इंग्लिश है, तो उस बेस पे भी आपको दाखिला दे दें। फुली फंडेड में उनके पास एप्लीकेशन, याद रखिएगा, अगर 1000 सीट है, तो 1 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन आती है। तो नेचुरल सी बात है, जब आपके पास इतने बड़े पैमाने पे एप्लीकेशंस आएँगी और कंपटीशन ज़्यादा होगा, तो वो स्टैंडर्ड उसी हिसाब से बढ़ाते जाते हैं फिर और रिक्वायरमेंट्स को हाई करते चले जाते हैं। तो फुली फंडेड के लिए जो बच्चा 2 साल बाद के लिए तैयार हो रहा है, ये मेरी वीडियो उनके लिए है ख़ास तौर पे, वो अगर फ़र्ज़ करें अभी एफएससी में हैं या अभी मैट्रिक में हैं इवन, और मैट्रिक क्लियर करने के लिए जा रहे हैं अगले साल, उनको अभी से ही प्लान करना चाहिए। अभी से उनको अपनी मेहनत उस हिसाब से करनी चाहिए। उनके मार्क्स, उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, उनकी जो इंग्लिश के स्टैंडर्ड्स हैं, जो उनकी स्पोकन इंग्लिश है, जो उनकी लिटरेसी है, जो उनकी राइटिंग है इंग्लिश में, ये सारा जो है वो उनको अभी से उसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि जब टाइम आए
तो वो इस अपॉर्चुनिटी को इजीली अवेल और कर क्राउड से सके। बाहर खड़े हों। एग्जैक्टली। अब देखिए पाकिस्तान के अंदर मैं आपको एक मिसाल दूंगा सीएसएस की। जी। तो सीएसएस में आप अक्सर देखते हैं कि सारे पास हो जाते हैं, फर्ज करें लोग जो पास होते हैं, सारे पास हुए हुए लोगों को नहीं मिलती जॉब आगे, या सारे पास होने वाले लोगों को आगे इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पाते। फिर अगर बहुत ज़्यादा लोग अगर पास भी हो गए हैं, इंटरव्यू भी क्लियर कर गए हैं, तो उसके बाद भी हो सकता है इतने ज़्यादा लोग इंटरव्यू क्लियर कर जाएं कि उतनी पोजीशंस ही अवेलेबल ना हो, तो गवर्नमेंट उन लोगों के लिए नई पोजीशन नहीं क्रिएट करेगी। तो कंपटीशन वहाँ पे होता है बहुत। इसी तरह से आप देखें मेडिकल का एंट्री टेस्ट होता है पाकिस्तान में, हो सकता है बच्चा उनको 500 चाहिए तो 2000 बच्चा जो है वो पास हो जाए, लेकिन सारे पास होने वाले बच्चों को दाखला नहीं मिलेगा क्योंकि सीटें लिमिटेड है। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आपने हमेशा टॉप टायर के अंदर आना है, और उसके लिए आपको फिर ना सिर्फ इंग्लिश, हर लिहाज से अपने आप को प्रिपेयर करना है। अब सर मैं आपको थोड़ी सी ये स्टोरी बताना चाहूँगी कि हमारे पास जो बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं ना फुली फंडेड के लिए, तो उनके अगर लाइक अगर मार्क्स कम है, आइल्स में बैंड कम है, तो भी वो हमसे पूछते हैं कि हमारा एडमिशन क्यों नहीं हो सकता। तो ये बड़ा एक उनका कंसर्न होता है, जिसने अभी आपने गाइड किया कि हमेशा उनको उस तरीके से फिर प्रिपेयर भी रहना होता है ताकि वो उसको अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सके। अभी हमारे पास जर्मनी में भी अच्छी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, इसी तरह इटली में भी हैं, साउथ कोरिया में भी हैं, लेकिन उन्होंने एक क्राइटेरिया फिट किया होता है अब जिसमें आइल्स के बैंड वो मिनिमम 7 लाएंगे तो ही वो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर। स्टूडेंट इस बात को नहीं समझते, तो आप उनको थोड़ा सा और स्पेशली गाइड करें, ओपिनियन दें कि उसमें कंसल्टेंट का क्या रोल होता है ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके। मैं समझता हूँ कि जो सबसे लीस्ट इम्पोर्टेंट स्टूडेंट समझता है वो कंसल्टेंट का रोल है, लेकिन हकीकत में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो भी कंसल्टेंट का ही रोल है। तो स्टूडेंट्स को ये समझना है कि कंसल्टेंट ऐसे ही है जैसे डॉक्टर है और फुली फंडेड यूनिवर्सिटी है दवाई। तो आप डॉक्टर से नहीं लिखवा कर लेंगे तो जाहिर सी बात है आप गलत दवा लेंगे, और दवा तो दवा है, वो तो ठीक करने के लिए है। मेडिसिन इज फॉर द क्योर, लेकिन वो आपको खराब कर देगी। बाद स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपना थोड़ी सी एक फी बचाने के लिए आते हैं, पहली मीटिंग करते हैं, सारी मालूमात कंसल्टेंट से ले लेते हैं, जरूरी नहीं हमारे पास, किसी भी कंसल्टेंट के पास। उसके बाद वो सोचते हैं अच्छा बस यही चीजें करने की जरूरत है। साल के बाद भी वो आपको फिर रोड पे मिलते हैं और फिर वो आपको कहते हैं मेरा काम नहीं हुआ था। तो पहली बात है कि स्टूडेंट जो है अगर वो एक अच्छा कंसल्टेंट ढूंढने में कामयाब हो गया है, खास तौर पे वो कंसल्टेंट जिसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसने पहले किसी को भिजवाया हुआ है फुली फंडेड पे, उस पे ट्रस्ट, आप उसके ऊपर ट्रस्ट करें, अपने मामलात पहले से उसके साथ तय कर लें, तो उसके बाद आप थ्रू आउट द जर्नी उसके साथ चलें। कच्ची पक्की मालूमात लेकर आप खुद जंप इन करने की कोशिश ना करें, नंबर 1। नंबर 2, कंसल्टेंट जो चूज करें वो ऐसा कंसल्टेंट चूज करें जो फुली फंडेड के अंदर बाकायदा काम कर रहा हो। ऐसा कंसल्टेंट नहीं जिसके पास आप गए हैं, आप गए तो उसके पास किसी नॉर्मल उसके दाखिले के लिए थे, कोई यूके जाने के लिए किसी और जगह, वहां जाके आपने उससे फुली फंडेड मांग लिया, उसके बाद फुली फंडेड है नहीं, वो आपको किसी एजेंट के थ्रू करवा के दे रहा है। डोंट डू दैट। यू नीड अ थॉट लीडर। आपको वो बंदा चाहिए जो कि फुली फंडेड एक मुकम्मल डिफरेंट साइंस है। याद रखिएगा, जो फुली फंडेड का तरीकाकार है, जो उसके इन्स एंड आउट्स हैं, वो कंप्लीटली डिफरेंट है नॉर्मल कैश लेटर इशू करवाने से और नॉर्मल एडमिशन करवा के किसी बंदे को बाहर भिजवाने से। एग्जैक्टली सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक। अब स्टूडेंट्स जो हैं वो फुली फंडेड के कंसल्टेंट को भी बिल्कुल वैसे ही ट्रीट कर रहे होते हैं जैसे वो बाकी कंसल्टेंट्स को ट्रीट कर रहे होते हैं, कि एक चक्कर के अंदर वो 10 जो है ना कंसल्टेंट्स को विजिट करके फिर घर जाते हैं। तो वो जो नॉर्मल वीजा आपका करवाना है, नॉर्मल आपका जो कैश लेटर इशू करवाना है, वो एक डिफरेंट चीज है। फुली फंडेड का हर बंदा एक्सपर्ट नहीं है, उसका प्रोसेस ही टोटली डिफरेंट, का प्रोसेस ही डिफरेंट है, उसकी सोच ही अलग है। आपको एक बंदा फुली फंडेड में सिर्फ इसलिए फंसा रहा है कि आपसे 2-3 लाख रुपया ले ले, आपको ऐसा कंसल्टेंट नहीं चाहिए। आपको वो कंसल्टेंट चाहिए जो मुकद्दस की तरह आपको कैटेगोरिकली बताए कि आप नहीं एलिजिबल, इसमें आप नहीं जा सकते, ठीक है। अब वो आपके पैसे, एक ऐसा कंसल्टेंट वो आपसे पैसे पकड़ ले और आप एलिजिबल नहीं है, तो आप बाद में क्या कर लेंगे। उसके मुकाबले में मुकद्दस जैसा एक कंसल्टेंट आपके लिए ज्यादा बेहतर है, जो आपको ये कह रहा है कि देखें फुली फंडेड में आपका नहीं हो सकता, यू कैन ईदर चेंज योर सर्कमस्टांसेस, कुछ और अरसा ये चीजें कर लें, आइल्स कर लें अपना क्लियर, इतने बैंड अचीव कर लें, 1 साल के अंदर एक्सपीरियंस लेटर ले आए, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, या एनहांस कर लें अपनी प्रोफाइल को, मजीद प्रोफाइल को इनहेंस कर लें,
या अपने साथ ये वाली चीज़ें अगर आप अटैच कर सकते हैं, ये वाला कोर्स पास कर लें, वेट कर लें, आपकी मास्टर की डिग्री आने वाली है, तो वो कंसल्टेंट ज़्यादा बेहतर है आपके लिए कि वो आपको आपके फ़ायदे की बात बता रहा है, ना कि वो आपसे अपना 2-4 लाख रुपया लेने के चक्कर में कह रहा है सर आपका हो जाएगा। हो तो जाएगा, बाद में तो स्टैंप आपके मोबाइल पे आपके पासपोर्ट पे लग जानी है। टाइम भी वेस्ट, मनी भी वेस्ट। टाइम भी आपका वेस्ट हुआ, स्टैम्प भी आपके पासपोर्ट पे लग गई, आपका फिर वो दोबारा से डाइवर्ट हो जाएगी अटेंशन, वो वक्त आप दोबारा अपने पास वापस नहीं ला सकेंगे। और बहुत से स्टूडेंट्स को हमने ये भी देखा है मुकद्दस, आप भी इस चीज़ को मेरी को सेकंड करेंगी कि स्टूडेंट डिस्करेज हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। जब एक दफ़ा वो सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद स्टूडेंट खुदा न खास्ता नाकाम होता है, तो वो चीज़ फिर उसके साथ चलती है। फिर अगर वो फ़र्ज़ करें उसके पास पैसे भी अरेंज हो जाएँ और वो पैसे लेकर अपनी नॉर्मल डिग्री भी करने का प्लान कर रहा होता है, तो वो कहता है नहीं यार मैं बाहर जाऊँगा ही नहीं, दफ़ा करो। हाँ, वो खुद को फेलियर कंसीडर करने लग जाता है, दोबारा उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने की कोशिश ही नहीं करते, खुद को क्योंकि वो फेलियर एक गलत गाइड हुआ होता है। जब उनको एक रियलिटी चेक दिया जा रहा था, तो स्टूडेंट को भी चाहिए कि वो अंडरस्टैंड करें कंसल्टेंट की बात को, ताकि उनके लिए भी फ़ायदा हो, ना उनका टाइम वेस्ट हो, ना ही उनका मनी वेस्ट हो। आई होप सो कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। फुली फंडेड के हवाले से बहुत ही शॉर्ट थी, हमने थोड़ी सी चीज़ें कवर की, टाइम जो था काफ़ी शॉर्ट था इस वजह से। नेक्स्ट ये है कि आपके मज़ीद क्यूरीज कंसर्न हुए कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन कीजिएगा, ताकि हम उस पर भी आपके लिए वीडियो बना सके। थैंक यू सो मच।